Good morning to all of you. Welcome in chemistry class. Today we start your first chapter of chemistry, that is some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry. That's right. सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर, इसमें से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो CBSE का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस कर दी हैं, लेकिन फिर भी हमें जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी आगे के लिए वो सब कुछ हमें डिस्कस करना है। और इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका एटम। सबसे पहली जो चीज़ है बेटा दैट इज एटम। दैट्स राइट। एटम किसको कहते हैं? तो एटम का डेफिनेशन आपने बहुत पहले डिस्कस किया होगा, 9th क्लास में कहीं पढ़ा होगा कि अगर आपके पास में कोई भी मैटर है और इस मैटर को अगर हम कट करते जाएं, ब्रेक करते जाएं, तो इस मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। Smallest particle that cannot be further divided is known as atom. That cannot be further divided. ठीक है, तो ये जो आपके पास में मटेरियल है, कोई भी मैटर है, इस मैटर को डिवाइड करते करते और वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपके पास आ जाएगा, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज एटम। और ये जो बात बताई एटम के बारे में किसने बताई थी? डाल्टन ने। और डाल्टन ने एटम्स के बारे में क्या कहा? तो उसके लिए डाल्टन ने क्या किया, एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 के अंदर। ठीक है, क्या कहा उसने कहा कि कोई भी जो मैटर है कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। जो आपका ये जो पूरा का पूरा मैटर है, ये पूरा का पूरा मैटर जो है बेटा वो किससे मिल करके बना होगा? इस तरीके के जो अनकटेबल अनडिविजिबल जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल से मिल करके पूरा का पूरा ये जो आपका एटम है, मैटर जो है ये बना होगा। और ये जो अनडिविजिबल पार्टिकल्स थे इनको ही हम क्या कहेंगे? एटम्स कहेंगे। फिर क्या कह रहा है कि एक ही एलिमेंट, जैसे आपके पास ये मैटर है, ये कोई एक ही एलिमेंट हो, जैसे आपके पास में पूरा का पूरा गोल्ड हो, गोल्ड की कोई वायर है, तो इस गोल्ड की वायर के अंदर या गोल्ड की रोड के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सब के सब गोल्ड के एटम्स होंगे और ये सारे के सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। दैट्स राइट। लेकिन डिफरेंट अगर एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट, जैसे ये गोल्ड था, अगर आपके पास में आयरन हो तो इसके जो एटम्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, ऑब्वियसली आयरन के एटम्स होंगे, तो ये सब के सब आइडेंटिकल होंगे, ये अलग अलग आइडेंटिकल होंगे। बट ये जो है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के हैं, तो ये कैसे होने वाले हैं? ये डिफरेंट होंगे। दैट्स राइट, डिफरेंट होंगे। वो उनकी प्रॉपर्टी में भी, मास में भी, बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग होंगे। अब क्वेश्चन होता है कि एलिमेंट किसको कहना है? दैट्स राइट, एलिमेंट किसको कहना है और कंपाउंड किसको कहना है? तो ये तुम्हें याद रखना है बेटा। एलिमेंट किसको कहेंगे? एक ऐसा मैटर जिस मैटर के सारे एटम्स सेम हो, सारे एटम एक जैसे ही हों, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट। ऑल एटम्स आर सेम काइंड ऑफ एटम हो तो उसको हम एलिमेंट कह देंगे। जैसे गोल्ड, तो गोल्ड के अंदर सारे के सारे जो एटम्स है वो गोल्ड गोल्ड कहीं हैं, तो ये आपका एलिमेंट कहलाएगा। बट कंपाउंड किसको कहते हैं बेटा? कंपाउंड किसको कहना? देखिए, आपके पास कोई भी मैटर और इस मैटर के अंदर वो जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल को अगर हम ढूंढें, तो अगर वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो अगर मोर देन वन टाइप के हों, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट है, दैट्स राइट, तो अब की बार ये जो आपके पास में मैटर है, इस मैटर को एलिमेंट नहीं कहना है, इसको कहना है कंपाउंड। जैसे आपके पास में वाटर हो, वाटर, और वाटर के अंदर अगर इंडिविजिबल पार्टिकल्स को देखा जाए तो पता लगेगा कि इसके अंदर जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स या एटम्स हैं, ये एटम्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन के एटम्स भी होते हैं और बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स भी होते हैं। दैट्स राइट। तो यहाँ पर दो टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये दो टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, सो इट इज़ नॉन एज कंपाउंड। और एक ही टाइप के अगर एटम्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। दैट्स राइट। इसके बाद और डाल्टन ने क्या कहा है देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसके डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के देखिएगा।
कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कंपाउंड कब बनेगा, जब आपके पास में डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो कंबाइंड होंगे और वो फिक्स रेशो में कंबाइंड होंगे। जैसे वाटर का जब फॉर्मेशन होता है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के जो एटम्स होते हैं वो फिक्स रेशो में कंबाइंड होते हैं। हाइड्रोजन जो है बेटा, इस हाइड्रोजन के 2 एटम्स, और ऑक्सीजन जो है बेटा, इस ऑक्सीजन का 1 एटम, इसी रेशो में ये कंबाइंड होते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से इनको नहीं बना सकते, ये फिक्स रेशो में ही कंबाइंड होते हैं। इसके बाद क्या कर रहा है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में हमेशा एटम जो है वो एटम ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और एटम जो होता है, ये एटम बस केवल रीऑर्गेनाइज होता है, एक जगह से हट के दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। जैसे HCl और NaOH जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, होना कुछ नहीं बेटा, बस यहाँ से क्या होगा, ये जो Cl का जो एटम है वो हट के यहाँ Na के पास चला जाएगा और इसका जो एटम है वो इसके पास आ जाएगा, जिससे क्या बनने वाला है, जिससे बन जाएगा HOH और NaCl। बस एटम जो है ना वो रीऑर्गेनाइज हुआ है, उसने अपने पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पर कोई नया जो एटम है वो क्रिएट नहीं हुआ है, ना इधर क्रिएट, और ना ही कोई भी एटम यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है, ख़त्म कोई भी नहीं हुआ है, वही एटम है। हाइड्रोजन यहाँ पर है, वही हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन यहाँ भी है, ये हाइड्रोजन है वो भी है, Cl भी है, Na भी है, सारे के सारे एटम्स है। तो ना तो कोई नया एटम क्रिएट हुआ है और ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉयड हुआ है। दैट्स राइट, ये हो गई है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। थोड़ा सा हमें एक इंट्रोडक्शन मिल गया है किसके बारे में, एटम के बारे में। तो कोई भी मैटर अगर आपके पास में है तो इस मैटर का वो जो सबसे छोटे वाला पार्टिकल है उसको हम कहने क्या कहा है बेटा, एटम कहा है। अभी जो एटम कहा है, अच्छा एक चीज़ और भी हमने पढ़ी कि एटम एटम जब कंबाइंड होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं या कंपाउंड बना लेते हैं। दैट्स राइट, कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। चलिएगा अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करें। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं किसको, एटॉमिक मास को। नया जो टॉपिक है हमारा दैट इज एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, सीधा सीधा सा एटम का मास दैट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। कोई भी आपके पास ही मैटर, इस मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था दैट इज एटम, और ये जो एटम है इस एटम का ही मास, ऐसी कोई हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कह देंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन इसका होने वाला है, देखिएगा। द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम, ठीक है, एटॉमिक मास और द मास ऑफ एटम, एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास, इसी को हम एटॉमिक मास कहेंगे। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, ठीक है, तो आप कह सकते हो मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास इज नॉन एज एटॉमिक मास, उसको हमने क्या कहना है, एटॉमिक मास कहना है। बट एटॉमिक मास मतलब इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मास, सबसे छोटा जो पार्टिकल है जो आपको दिखेगा नहीं, इंडिविजुअल जो पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उस पार्टिकल का मास। अब सोचिए उस पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम होगा, तो देखिएगा एटॉमिक मास जो होता है वो एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि जो एटम है वो क्या है, एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल है, इसलिए। दैट्स राइट। तो जो एटम है उस एटम का मास बहुत कम होगा, बहुत बहुत कम होगा, क्योंकि एटम खुद इंडिविजुअल जो आपको दिखेगा ही नहीं, जिसको आगे तुम तोड़ ही नहीं पाओगे, इतना छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली उसका मास बहुत कम होने वाला है। अब मास इतना कम है तो फिर इस मास को हम कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है ना। तो देखिएगा स्टार्टिंग में क्या किया जाता था, इन 19th सेंचुरी के अंदर क्या करते थे, साइंटिस्ट जो होते थे कुड डिटरमाइन, वो क्या करते थे, एटम का जो मास है, डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स। किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास है, अब ये इतना कम होता है कि इसे हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते थे, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर एक किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास है, ये एटम का मास दूसरे जो एलिमेंट होते थे उन दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करके कैलकुलेट करते थे।
रिलेटिव टू अदर, दूसरे जो एलिमेंट हैं उनसे रिलेटिव या उनके कंपैरिजन करके फिर कैलकुलेट किया करते थे। और कंपैरिजन किसके साथ किया जाता था? सबसे पहले कंपैरिजन जो किया जाता था, जो रेफरेंस यहाँ पर एलिमेंट यूज लिया जाता था, वो लिया जाता था हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले रेफरेंस के फॉर्म में क्या काम में लेते थे बेटा? हाइड्रोजन काम में लेते थे। दैट्स राइट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम, अब हाइड्रोजन को भी क्यों काम में लिया जाता था? तो उसका लॉजिक क्या है कि हाइड्रोजन जो होता है ना, उस हाइड्रोजन का जो एटम होता है ये कैसा होता है बेटा? लाइटेस्ट होता है। सबसे हल्का जो एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, सबसे लाइटेस्ट जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। ऑब्वियसली जब पूरा का पूरा हाइड्रोजन ही लाइटेस्ट है तो इसका जो एटम होगा वो एटम भी कैसा होगा? लाइटेस्ट होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन का जो एटम है उस हाइड्रोजन का एटम को क्या किया जाता था? रेफरेंस के फॉर्म में काम में लिया जाता था। और इस हाइड्रोजन के एटम का जो मास था, हाइड्रोजन के एटम का ये जो मास था, दैट इज हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन के इस एटम का जो मास था वो मास कितना? देखिएगा, लाइटेस्ट वाज आर्बिट्ररी असाइंड अ मास ऑफ 1। इस हाइड्रोजन के एटम का जो मास था वो मास जो है वो कितना असाइंड किया गया था? 1 असाइन किया गया था, विदाउट किसी यूनिट के। 1 किलोग्राम, ग्राम, एम, कुछ नहीं, विदाउट यूनिट्स के 1 असाइन किया गया था। एंड अदर एलिमेंट्स वर असाइंड मासेस रिलेटिव टू इट। ठीक है, और दूसरे जो एलिमेंट होते थे उन दूसरे एलिमेंट्स के एटम का जो मास होता था वो इससे कंपेयर करके कैलकुलेट किया जाता था। अब कैसे करते थे वो आपको कहीं पर भी नहीं पढ़ना है कैसे करते थे, बस याद रखना है कि हाइड्रोजन को स्टार्टिंग में रेफरेंस एलिमेंट के फॉर्म में काम में लिया जाता था और दूसरे जो एलिमेंट्स होते थे उनके एटम का जो मास है वो हाइड्रोजन से कंपेयर करके कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन बेटा, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है, ये हाइड्रोजन सभी अदर जो एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे जितने भी अनदर जो एलिमेंट होते हैं उन सब के साथ में रिएक्ट नहीं करता था, सबके साथ रिएक्ट नहीं करता था ये हाइड्रोजन। इसलिए सभी एलिमेंट का जो मास है वो हाइड्रोजन से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था। सब एलिमेंट का जो मास है या सब एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो हाइड्रोजन से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था। इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया? हाइड्रोजन को रेफरेंस के फॉर्म में छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर वो एक ऐसा रेफरेंस एलिमेंट ढूंढने लगे जो कि मैक्सिमम अनादर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सके। और मैक्सिमम अनादर एलिमेंट के साथ कौन रिएक्ट करता है? तो उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन जो है ये मैक्सिमम अनादर जो एलिमेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? ऑक्सीजन जो है ये मैक्सिमम अनादर जो एलिमेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है। इसलिए बाद में जो रेफरेंस के फॉर्म में काम में लिया जाने लगा वो ऑक्सीजन काम में लिया जाने लगा। लेकिन ऑक्सीजन से जब हम दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते थे तो ये जो मास था ना ये बहुत फ्रैक्शनल आता था, 11.205, किसी का 12.579, ऐसे फ्रैक्शनल आता था। ठीक है, राउंड फिगर में नहीं आता था। तो इतने सारे मासेस को, इतना लंबा जो डिजिट आया उसको याद करने में बड़ी परेशानी लगती थी। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यार ऑक्सीजन से कैलकुलेट कर तो रहे हैं लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्टी है, तो फिर कोई दूसरा और कोई रेफरेंस एलिमेंट काम में लिया जाए। और सबसे आखिरी में आजकल जो काम में लिया जाता है, ठीक है, वो देखिए, हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12। दैट्स राइट, आजकल जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें जो रेफरेंस एलिमेंट काम में लिया जाता है बेटा, वो क्या काम में लिया जाता है? कार्बन 12 को रेफरेंस एलिमेंट के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, और ये कब से अडॉप्ट किया हुआ है? तो देखिएगा, एज द स्टैंडर्ड एंड हैज़ बीन एग्रीड अपॉन 1961 के अंदर किसको अडॉप्ट किया हुआ है? कार्बन 12 को अडॉप्ट किया हुआ है और कार्बन 12 को रेफरेंस एलिमेंट के रूप में काम में लिया जाता है। इसको हम रेफरेंस एलिमेंट के फॉर्म में काम में लेते हैं और इसी से ही दूसरे जो अनादर एलिमेंट के एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। क्यों कार्बन को ही क्यों लिया गया? देखो, एक तो इस कार्बन 12 का एटॉमिक मास, खुद का जो एटॉमिक मास है वो खुद का एटॉमिक मास एक राउंड फिगर में 12 है, फिक्स। दैट्स राइट, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हैं हमारे, मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इसलिए
इसलिए हमने क्या किया हुआ है, कार्बन को रेफरेंस के फॉर्म में काम में लिया हुआ है। अब ये कार्बन 12 क्या चीज़ है, तो देखिएगा कार्बन 12 इज़ वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ कार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज C12। कार्बन 12 जो है बेटा एक्चुअल में जो कार्बन एलिमेंट होता है, इस कार्बन एलिमेंट के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, अभी पढ़ेंगे। एक होता है कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14। तो मोस्ट ऑफ जो कार्बन का अबेंडेंस है वो किसके फॉर्म में होता है, C12 के फॉर्म में ही होता है। तो 12 जो है ये इसका एक आइसोटॉप्स है। दैट्स राइट। इन दिस सिस्टम C12 असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, याद रखना है। अब क्या किया गया है, यहाँ पर कार्बन का जो एटम है उसका जो मास है वो मास 12 क्या है, 12 AMU असाइंड किया गया है। दैट्स राइट। हाइड्रोजन का मास 1 था लेकिन कोई यूनिट नहीं था, बट इस सिस्टम के अंदर ये जो प्रेजेंट सिस्टम हम काम में ले रहे हैं, इस प्रेजेंट सिस्टम में बेटा जो रेफरेंस एटम है वो आपका कार्बन 12 है, और इस रेफरेंस एटम में भी जो 12 है वो उस कार्बन का एटॉमिक मास है, और एटॉमिक मास भी कितना है, 12। दैट्स राइट। चलिए अब देखिए, अब आता है हमारा 1 AMU कितना होगा। दैट्स राइट। 1 AM कितना होगा, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कार्बन 12, ये आपने रेफरेंस एटम जो है वो यूज किया हुआ है। तो कार्बन 12 का अगर आपके पास सैंपल हो, इस कार्बन 12 के सैंपल से अगर आपने एक एटम यहाँ से सेपरेट कर लिया, तो ये है C12 का एक एटम। और C12 का एक जो एटम है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूं, ये आपके पास में हो गया है C12 एटम, C12 एटम। और इस पूरे का जो मास है, इस कंप्लीट का पूरे का जो मास है, ये मास आपका होगा 12 AMU। अब 1 AMU कितना होगा, 1 एटॉमिक मास जो है वो कितना होगा। दैट्स राइट। तो देखिए इस पूरे एटम का जो मास है, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि पूरे का जो मास है, ये पूरे का मास कितना है, कंप्लीट जो मास है वो है 12 AMU। अब अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, दैट्स राइट, 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 4 पार्ट में, 6 पार्ट में, तो ऐसे करके अगर मैं इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दूं, या मैं ऐसे फिलहाल आपको कहूँ कि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये लीजिए, जैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया तो इस पूरा का मास, कंप्लीट जो मास था वो कितना था, 12 AMU, और 2 पार्ट में डिवाइड किया तो बताइए एक पार्ट का मास कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा। अगर मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड किया है तो 6 AMU। और अगर मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर दूं, दैट्स राइट, ये लीजिए, और उसके बाद फिर इसको मैं और पार्ट में डिवाइड कर दूं, और पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे करके बेटा मैंने इसको क्या किया है, पूरे को 12 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। देखिए 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट डिवाइड कर दिया। तो कंप्लीट जो मास था हमारे पास में, ये पूरा जो एटम है कार्बन 12 का, इसका मास है 12 AMU। अब मैंने इसको देखिएगा इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से जो ये 1 पार्ट है, इस 1 पार्ट का मास कितना होगा, इस 1 पार्ट का जो मास है वो मास कितना होगा। दैट्स राइट। तो आप कहेंगे सर पूरे का मास 12 AMU था और आपने इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली 1 पार्ट का जो मास है ये ऑब्वियसली कितना होगा, 1 AMU होगा। इस वाले पार्ट का मास भी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 AMU हो जाएगा। इसका भी कितना होगा, 1 AMU हो जाएगा। और ऐसे करके 1 1 1 12 टाइम अगर मैं काउंट करूँगा, ऐड करूँगा, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 12 AMU। तो ये जो 1 हिस्से का मास है दैट इज़ 1 AMU। तो 1 AMU कितना होगा, 1 एटॉमिक मास कितना होगा, 1 एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। दैट्स राइट। कार्बन 12 एटम का जो मास है, उस मास का अगर हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो जो मास हमारे पास आएगा उसे हम कहेंगे 1 AMU। दैट्स राइट। अब सुनिए, ये जो 1 AMU मास हमारे पास यहाँ से आ गया है, अगर आपको कहा जाए कि यही जो मास है 1 AMU ये ग्राम में कितना होगा, तो बेटा अभी आपको ये कैलकुलेशन याद नहीं रखनी है, ये आगे सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बाद में। अभी पहले इतना याद रखना है आपको। तो इस पूरे का जो मास है, ये जो 1 AMU आपके पास आ गया ये वाला, इसको अगर मैं ग्राम में कहूँ कि ग्राम में ये कितना होगा, तो बेटा 1 AMU जो होता है वो ग्राम में इतना होता है, याद रखेंगे। दैट्स राइट। 1.66056 × 10⁻24 ग्राम जो मास है वो इस 1 AMU के इक्वल होता है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए,
अब अगर मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन का सैंपल है, हाइड्रोजन का सैंपल है। अब ये हाइड्रोजन का जो सैंपल है इसमें से आपने क्या किया, हाइड्रोजन का एक एटम लिया, ये हमने हाइड्रोजन का एक एटम निकाल लिया, इस एक एटम का हमने मास कैलकुलेट किया। तो हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है, ये मास होता है एक्चुअल में इतना, दैट्स राइट 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है वो ग्राम में इतना होता है। अब आपको बताना है तो फिर हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है वो AMU में कितना होगा, हाउ मच AMU, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 AMU इज इक्वल टू इतने ग्राम होता है, दैट्स राइट। और हाइड्रोजन के एटम का मास इतना ग्राम है तो इसमें AMU कितना होगा, कैन यू कैलकुलेट, बिल्कुल हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। बस क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इसे अरेंज करके लिख लेना है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ देखिए क्या करेंगे। तो हमें पता है, क्या पता है बेटा, कि जब 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम जो मास होता है ये इक्वल होता है 1 AMU के। तो फिर आपको बताना है अगर 1 ग्राम मास होगा तो इसमें कितना AMU होगा, तो इतने ग्राम में इतना, 1 में कितना होगा, तो ऑब्वियसली इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड लगाना पड़ेगा, 1 बाई होगा 1.6606 इंटू 10⁻⁻24, 1 ग्राम जो मास है उसके अंदर इतना AMU होगा। और हमारे पास 1 ग्राम मास थोड़ी है, हमारे पास जो मास है हाइड्रोजन का वो तो इतना है, तो फिर 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम जो मास होगा इसमें कितना AMU होगा, तो 1 में इतना, तो इसमें कितना होगा, तो 1 से जब भी दूसरे का कैलकुलेट करेंगे हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स राइट। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 से, तो ऑब्वियसली इसमें इसका डिवाइड आ जाएगा, तो 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 में किसका डिवाइड लगाना है आपको, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 का डिवाइड लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा इतना 1.0078 AMU। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास इतने ग्राम होता है। अगर इसी को ही हमने AMU में लिखा तो AMU में जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया है, 1.0078 AMU आया है, दैट्स राइट। और इसी को ही अगर हम राउंड फिगर में लिखें, राउंडिंग ऑफ करें, तो ये जो 8 है ये 5 से बड़ा नंबर है ना, तो ये आपका एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.008 AMU। और इसी का ही अगर राउंडिंग ऑफ करें तो 8 के बाद यहाँ अगर इसको हटाओगे तो यहाँ एक ऐड करोगे क्योंकि ये 5 से बड़ा है, और फिर यहाँ ऐड करोगे तो ये 5 से छोटा है तो कुछ भी ऐड नहीं करना, तो इसी को ही हम क्या कह देंगे, 1 AMU कह देंगे, दैट्स राइट। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन के एटम का जो मास है वो कितना होता है, 1.0078 AMU या इतना, और इसी को राउंड फिगर में अप्रॉक्सिम क्या कह देते हैं, 1 AMU कह देते हैं। आजकल क्या किया जाता है, ये जो AMU मास होता है इसकी जगह U काम में लिया जाता है, U मीन्स यूनिफाइड मास है। ये सब कुछ चीज़ें आपने 9th क्लास के अंदर कहीं ना कहीं डिस्कस की होंगी, और यहाँ पर अब आपको एक नई टर्म सीखनी है कि मास जो है एटम का वो बहुत कम होता है, उस मास को हम AMU में कैलकुलेट करते हैं, दैट्स राइट, AMU में कैलकुलेट करते हैं। अगर यही मास आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो उसको ग्राम में हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको रिलेशन याद रखना पड़ेगा। अब ये आया कैसे है तो इसे हम आगे आगे जा कर के सीख लेंगे कैसे आया है, दैट्स राइट। चलिएगा देखिए, अब जो एटॉमिक मास है उस एटॉमिक मास में भी आगे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक हमारा आता है यहाँ से वो आता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, दैट्स राइट, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और क्या इसकी नीड है, देखिएगा। व्हेन वी यूज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट इन कैलकुलेशन वी एक्चुअली यूज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ
एलिमेंट्स। जब भी हम कहीं भी कैलकुलेशन में एटॉमिक मास अगर यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ हम एक्चुअल में क्या काम में ले रहे होते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हम काम में लेते हैं। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्यों है और कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है, दैट्स राइट। देखिए अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो देखिए ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ पर क्लोरीन जो है बेटा, उस क्लोरीन के दो तरीके के आइसोटॉप्स जो हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है क्लोरीन 35 और एक इस अर्थ क्रस्ट में मिलता है क्लोरीन 37, दैट्स राइट। दो तरीके के जो आइसोटॉप्स हैं क्लोरीन के वो हमारी अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। अब अगर आपको पूछा जाए कि बताओ क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो पूरी क्लास के अंदर से जिन स्टूडेंट को ये वाला क्लोरीन मिला होगा वो बोलेंगे सर क्लोरीन का एटॉमिक मास तो 35 है, और जिन स्टूडेंट को ये वाला मिला होगा, ये क्लोरीन मिला होगा, बोलेंगे नहीं सर क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो तो 37 है। और जिन स्टूडेंट को ये दोनों मिले होंगे वो क्या बोलेगा, नहीं सर क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 भी होता है और 37 भी होता है। तो फिर बताइए कितना इसका मास माना जाए, 35 इसका माने, 37 माने, या क्या माने। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, दैट्स राइट, दीज आर आइसोटॉप्स। अब ये 9th में कहीं पढ़ा होगा आइसोटॉप्स क्या होते हैं। जिन एलिमेंट के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं उन एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास हमेशा एवरेज के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। तो इनका एवरेज निकाल दीजिए। अब एवरेज कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर इसका मास कितना है 35, इसका मास कितना है 37, डिवाइडेड बाई 2 36, बट गलत होगा। गलत क्यों होगा वो सुनिएगा। गलत इसलिए होगा बेटा क्योंकि आपकी जो ये अर्थ है, इस अर्थ के अंदर दोनों टाइप के क्लोरीन प्रेजेंट हैं, दोनों टाइप के क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इन दोनों का अबंडेंस बराबर नहीं होता, इनकी अबंडेंस जो है वो अलग अलग होती है। अगर मान लो ये पूरी की पूरी जो अर्थ है, इस अर्थ में टोटल सब मिला करके अगर क्लोरीन के 100 एटम्स अगर प्रेजेंट हों, 100 एटम अगर प्रेजेंट हों, तो इनमें ऑब्वियसली क्लोरीन कौन से वाला होगा, 37 वाला भी होगा, और क्लोरीन कौन सा होगा यहाँ पर 37 वाला भी होगा, और इसके अलावा यहाँ पर 35 वाला क्लोरीन भी होगा। क्लोरीन यहाँ 37 वाला भी होगा और क्लोरीन यहाँ पर 35 वाला भी होगा। दैट्स राइट, क्लोरीन यहाँ 35 वाला भी होगा। दोनों टाइप के जो क्लोरीन्स हैं ना वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 37 भी और 35 भी। दोनों टाइप के जो क्लोरीन है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 37 एज वेल एज 35। लेकिन सुनना, यहाँ जब इनका नंबर कैलकुलेट करते हैं ना बेटा, तो पता लगता है कि अगर टोटल यहाँ एटम्स 100 अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो अर्थ क्रस्ट में, तो उनमें से क्लोरीन 35 वाले जो एटम्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं 75, और क्लोरीन 37 वाले जो एटम्स हैं ये बेटा एटम होते हैं 25 प्रेजेंट। 100 में से ये 75 होते हैं, ये 100 में से 25 होते हैं। इसका मतलब इनकी जो अबेंडेंस है वो अबेंडेंस 75% होती है, और इनकी जो अबेंडेंस है वो होती है 25%। पूरी अर्थ क्रस्ट में क्लोरीन 75% होता है और ये 25% होता है। तो एवरेज कैसे आएगा, 36 कैसे आएगा भाई। इन सब का मास देखो, क्लोरीन 35 वाला ऑब्वियसली ज़्यादा है और ये बहुत कम है, तो फिर इनका एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, उसके लिए बेटा एक फार्मूला बनाया हुआ है कि एवरेज एटॉमिक मास को आप उस फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। दैट्स राइट। और क्या फार्मूला है, तो फार्मूला आपको नोट करना है और आपको याद भी रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला जो है वो है कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ठीक है, किसी भी एक आइसोटॉप का मास इनटू उसकी अबेंडेंस, प्लस में सेकंड जो आइसोटॉप्स है उसका मास इनटू उसकी अबेंडेंस, प्लस में थर्ड अगर आइसोटॉप्स है उसका मास इनटू उसकी अबेंडेंस। ऐसा ही चलता रहेगा। और बताइएगा टोटल जो अबेंडेंस होगी सबकी मिलाकर वो कितनी होने वाली है, 100 होने वाली है। तो डिवाइड किसका कीजिए, 100 का। ये फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट।
तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, तो देखिएगा क्लोरीन का एक आइसोटॉप ये है, तो इसका जो मास है वो मास कितना है m1 इज इक्वल टू 35, और इसकी जो अबेंडेंस है 35 वाले की दैट इज n1 ये है 75%। दूसरा जो आइसोटॉप है इसका मास कितना है m2 इज इक्वल टू 37, और इसकी जो अबेंडेंस है वो कितनी है n2 इज इक्वल टू 25। दैट्स राइट। अब इन सबको यहाँ पर रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1, मास कितना है 35 इंटू अबेंडेंस, अबेंडेंस कितनी है 75, प्लस में क्या करना है सेकंड जो आइसोटॉप है 37 वाला, मास कितना है 37 इंटू अबेंडेंस कितनी है 25, डिवाइड किससे कर दीजिए 100 से, सबको सॉल्व करोगे तो आएगा 35.5 U। इस तरीके से हम किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लोरीन का कहीं पर भी अगर आपने मास लिखा हो, याद कीजिए क्लोरीन का कहीं भी आपने एटॉमिक मास लिखा हो 9th-10th में कहीं लिखा होगा दैट इज़ 35.5 लिखा होगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा कोई एटम होता ही नहीं है। क्लोरीन के दो ही आइसोटॉप होते हैं, या तो क्लोरीन 35 होता है या क्लोरीन 37 होता है, बट मास हम कितना काम में लेते हैं 35.5 काम में लेते हैं। तो कैलकुलेशन में जो हम मास काम में लेते हैं बेटा, वो कौन सा मास काम में लेते हैं, हमेशा एवरेज एटॉमिक मास ही काम में लेते हैं। और इसको कैलकुलेट भी हम ऐसे करके कर सकते हैं। दैट्स राइट। चलिए, average atomic mass of the element is defined as the average mass of all isotopes of elements as compared to 1/12 of mass of carbon 12 atom। That's right। एवरेज मास किसका, सारे के सारे आइसोटॉप्स का, किसी भी एलिमेंट का, किसके कंपेयर में, कार्बन 12 जो एटम है उसके 1/12 मास के कंपेयर में, वो उसका होता है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये जो एग्जांपल है आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं बेटा, एक C12 होता है, एक C13 होता है और एक C होता है 14। दैट्स राइट। अब इनका एटॉमिक मास कितना है, C12 का मास तो 12 ही है, और C13 का एक्चुअल में जो मास वो कितना है, देखिएगा इतना है, कितना है ये 13.00335, और 14 का कितना है 14.00317। दैट्स राइट। और सबसे ज़्यादा यही होता है, इसकी जो अबेंडेंस है वो कितनी है, वो है 98.892। इसकी बहुत कम होती है, कितनी 1.108, और ये तो सबसे कम होता है 2 × 10⁻⁸ ये इनकी है अबेंडेंस। अब आप इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर दीजिए। कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1n1 कर दीजिए, जो मास है, और इंटू अबेंडेंस, फिर m2 जो मास है इंटू अबेंडेंस, और फिर जो मास है इंटू क्या कर दीजिए, उसकी अबेंडेंस कर दीजिएगा, -10 × 14.00317, और डिवाइड बाई क्या कीजिएगा 100, सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये होता है कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है बेटा नेक्स्ट टॉपिक वो है मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। ऐसा आपने कहीं 9th में ही कहीं डिस्कस किया होगा कि जब एटम और एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो कंबाइंड होकर के ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि सर एटम वाई कंबाइंड्स, एटम कंबाइंड ही क्यों होते हैं? तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती थी कि जो एटम होता है बेटा, इस एटम की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं होता। एटम जो है उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, इसलिए वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए एटम एटम कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मॉलिक्यूल जो होता है ये स्टेबल होता है। दैट्स राइट। तो अब आपको क्या करना है, एटॉमिक मास तो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो मॉलिक्यूल बनेगा एटम से कंबाइंड होने के बाद में, उस मॉलिक्यूल का मास अगर कैलकुलेट करोगे दैट नोन एज मॉलिक्यूलर मास, उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो 2 टर्म आपके पास आ गई है, एक टर्म आपके पास आ गई है एटम और दूसरी टर्म आ गई है मॉलिक्यूल। ठीक है, याद रखना है। देखिएगा किसी भी मटेरियल का, ये आपके पास कोई भी मटेरियल है, इस मटेरियल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम कहेंगे एटम,
और एटम जो होता है बेटा इसका फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होगा, नॉट फ्रीली एग्जिस्टेंस, ये एटम है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, तो याद रखना है मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा,